अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ क्लीवेज। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्लीवेज की डेफिनेशन, डायग्राम और उसकी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया था। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मैकेनिज़्म ऑफ क्लीवेज। सो mechanism of cleavage involve further two mechanisms, and these are MPF, mitosis promoting factor, and the second one is cytoskeleton mechanism of mitosis. अब ये होते क्या है हम इनको डिस्कस करेंगे। MPF the first mechanism of cleavage. MPF means mitosis promoting factor. The transmission of fertilization to cleavage is caused by mitosis promoting factor. It is a major factor responsible for cleavage. क्लीवेज होती है किसकी वजह से? इसके लिए जो मेजर फैक्टर होता है, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो कौन सा है? एमपीएफ। एमपीएफ है क्या? माइटोसिस प्रोमोटिंग फैक्टर। फाइन। फर्टिलाइजेशन से क्लीवेज तक जो भी प्रोसेस होता है ये इसी फैक्टर के थ्रू होता है। इट कंटिन्यूस प्ले अ रोल आफ्टर फर्टिलाइजेशन रेगुलेटिंग द बायोफिजिक साइकिल ऑफ अर्ली ब्लास्टोमेर। अब जो ही हमारी जो है फर्टिलाइजेशन होगी, स्पर्म और एग आपस में फर्टिलाइज़ करेंगे तो ये फैक्टर जो है वो एक्टिव हो जाता है और अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर देता है, और ये रेगुलेट करता है बायोफिजिक साइकिल को। अर्ली ब्लास्टोमेर, जो ब्लास्टोमेर्स का अर्ली स्टेज होती है, उसमें बायोफिजिक साइकिल को ये क्या करता है? रेगुलेट। बायोफिजिक साइकिल क्या होता है? बाय मीन टू एंड द फिजिक साइकिल हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। Phases of cell cycle. Zygote from blastomere through cell cycle consisting of just 2 steps. अब ये देखें, ये जो है नॉर्मल सा साइकिल है हमारे पास। इसमें हमारे साइकिल में कहते हैं एम फेज़ होती है, G1 फेज़, एस फेज़ एंड देन G2 फेज़। ये नॉर्मल हमारा सेल साइकिल है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे उसमें सिर्फ 2 फेजेस करेंगे जिसमें एमपीएफ की इन्वॉल्वमेंट होती है, एक एम फेज़ एंड एक एस फेज़, ठीक है। ये किस में होती है? ब्लास्टोमेर की फॉर्मेशन में जस्ट 2 फेजेस इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए हम इसको बायफेजिक साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट, एक्टिविटी ऑफ एमपीएफ। एमपीएफ की एक्टिविटी होती क्या है? एमपीएफ जो है एम फेज़ के स्टार्ट में जो है एमपीएफ की अमाउंट जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट कर देती है, और जब ये साइकिल एंड होता है तो एमपीएफ की अमाउंट क्या होती है? डिक्रीज़ हो जाती है बिल्कुल। और एस फेज़ के स्टार्ट में इसकी अमाउंट बिल्कुल डिक्रीज़ होती है, और जब एस फेज़ का एंड होता है तो एमपीएफ की अमाउंट बिल्कुल इंक्रीज़ होती है। दोनों साइकिल्स में एमपीएफ की अमाउंट जो है वो ऑपोजिट है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्या है? एमपीएफ एक्टिवेट ड्यूरिंग द एम फेज़ सेल साइकिल प्रोसीड व्हेन एमपीएफ एक्टिव। ओके, एमपीएफ के अब सब यूनिट होते हैं 2। फर्स्ट वन इज साइक्लिन बी एंड द सेकंड वन इज साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सीडीके। अब सीडीके जो है वो छोटा होता है साइज़ में, और जो सीबी है वो बड़ा होता है। सीडीके के ऊपर ही सीबी की प्रेजेंस होती है। अब साइक्लिन बी क्या होता है? लार्जर सब यूनिट होता है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। इट एक्यूमुलेट्स ड्यूरिंग एस फेज एंड स्टार्ट डिजेनरेटिंग एट द एंड ऑफ एस फेज। ये क्या करता है? एक्यूमुलेट करता है एस फेज़ में और स्टार्ट कर देता है, डीजनरेट होना शुरू हो जाता है एस फेज़ के एंड में, ठीक है। जैसे मैंने बताया है कि यहाँ पर इसकी फॉर्मेशन ज़्यादा होगी किसकी? सी बी की, ठीक है, तो साइक्लिन बी की। लेकिन एस फेज़ एम फेज़ के एंड में जो है, जब जो ही एस फेज़ स्टार्ट होने लग जाएगी तो इसकी अमाउंट क्या है? बिल्कुल डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। इट रेगुलेट्स स्मॉल यूनिट ऑफ एम पी एफ सी टी के। ये किसको रेगुलेट करता है? सी डी के को। अपने जो छोटा जो एमपीएफ का सेकंड सब यूनिट है सीबी जो है, उसके दूसरे जो स्मॉलर सब यूनिट को रेगुलेट करता है। जब ये नहीं होगा तो समझ लीजिए इसकी रेगुलेशन नहीं होगी। सेवरल प्रोटीन इन साइटोप्लाज्म रेगुलेट साइक्लिन बी। अब साइक्लिन बी सीडी के को तो रेगुलेट कर देता है, लेकिन साइक्लिन बी को खुद कौन रेगुलेट करेगा? वो सेवरल प्रोटीन्स होती हैं, कुछ प्रोटीन जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं वो सीबी को रेगुलेट करेंगी। नेक्स्ट है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज सी डी के। अब हमें पता है कि इस सी डी के को कौन रेगुलेट करता है? साइक्लिन बी रेगुलेट करती है। जब साइक्लिन बी ही नहीं होगी तो सी डी के जो है वो रेगुलेट नहीं हो सकेगी और अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगी। अब मैंने ये देखें यहाँ बताया था, यहाँ पर दोनों होंगी, सी बी भी और सी डी के भी, और लेकिन यहाँ पर क्या होगी? जस्ट सी डी के होगी, सी बी नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, सिर्फ एम फेज में अपना फंक्शन परफॉर्म करेगी। इट एक्टिवेट माइटोसिस बाय फॉस्फोराइलेशन ऑफ प्रोटीन। दीज प्रोटीन्स आर, देखें ये एक्टिवेट कैसे होती है? फॉस्फोराइलेशन, प्रोटीन की फॉस्फोराइलेशन से होती है माइटोसिस के थ्रू। और वो प्रोटीन कौन सी है? हिस्टोन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन एंड लैमिन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन हमें पता है ये कंडेंसेशन में इसकी इन्वॉल्वमेंट होती है और ये क्रोमेटिन की पैकिंग में यूज़ होती है, फाइन। जो लैमिन प्रोटीन है ये ऑर्गेनाइजेशन करती है माइटोटिक स्पिंडल्स की, और जो है मायोसिन प्रोटीन है वो क्या करती है? डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूक्लियर इनवेलप, फाइन। अब देखें ये है जो बेसिक इनका साइकिल है। देखें एम फेज़ है, एम पी एफ इसमें एक्टिव होगा, एम पी एफ इस एस फेज़ में इनएक्टिव होगा। एम पी एफ क्यों एक्टिव होगा? क्योंकि यहाँ पर सी बी और सी डी के दोनों जो हैं वो हैं, सी बी जी सी डी को रेगुलेट कर रही है, और सी बी को साइटोप्लाज्म में मौजूद प्रोटीन्स रेगुलेट कर रही हैं। एम पी एफ एक्टिव है इन दोनों की वजह से और अपना फंक्शन परफॉर्म करे।
जो ही एम फेज़ का एंड आएगा, यहाँ पर क्या होगा, सी बी जो है वो डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, खाली सी डी के रह जाएगा। सी डी के भी तो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, लेकिन इसको तो रेगुलेट करने वाला सी बी ही नहीं है, साइक्लिन बी, तो ये भी अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, एम पी एफ इनएक्टिव हो जाएगा। फाइन। अब ये एक मैकेनिज्म हमने पढ़ा है। सेकंड मैकेनिज्म क्या है, द साइटोस्केलेटल मैकेनिज्म ऑफ माइटोसिस। अब इस मैकेनिज्म में क्या होता है, एम फेज माइटोसिस कंसिस्ट ऑफ टू कोऑर्डिनेट प्रोसेसेस। अब इसमें भी फर्दर दो प्रोसेस होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अब हमें पता है कैरियो मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन क्या होता है, डिवीजन। सेकंड में क्या आएगा, साइटो मीन साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये कैसे परपेंडिकुलर होते हैं ये हम नेक्स्ट समझते हैं। है कैरियोकाइनेसिस। कैरियो मीन मैंने आपको पहले बताया न्यूक्लियस, एंड काइनेसिस मीन डिवीजन। कैरियोकाइनेसिस मीन माइटोटिक डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की जो डिवीजन होगी उसको हम कैरियोकाइनेसिस कहेंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स इन्वॉल्व होती हैं। क्या बनाने में, स्पिंडल फाइबर्स बनाने में, किसके थ्रू, ट्यूबुलेंट सब यूनिट के थ्रू। और जो कैरियोकाइनेसिस होती है वो सेंट्रल साइटोप्लाज्म में होती है। ये देखें सर, अब इसको देखें, ये जो लास्ट पे ब्लैक कलर की मैंने बनाया हुआ है, इसको हम पॉलर्स कहते हैं। और जो ये साइड पे फर्दर थ्रेड की फॉर्म में है, इसको हम एस्टर कहते हैं। और ये किस पर होते हैं, सेंट्रियोल्स पे प्रेजेंट होते हैं। और इसको हम पूरे को क्या कहते हैं, स्पिंडल फाइबर्स। ठीक है, मेड अप ऑफ टिब्यूलिन, अ सब यूनिट ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स। ये किससे बना होता है, ट्यूब्यूलिन से बना होता है। ट्यूब्यूलिन क्या होता है, माइक्रो ट्यूब्यूल्स का सब यूनिट होता है। और ये क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर्स बनाता है कैरियोकाइनेसिस करके। ये स्पिंडल फाइबर्स अगर हॉरिजॉन्टली, सेल डिवीजन वर्टिकली। अगर देखें कि अब ये देखें, ये इस तरह हुआ है तो सेल की डिवीजन इस तरह होगी। जो हमने पढ़ा है, साइटोकाइनेसिस ऐसे होगी, अगर कैरियोकाइनेसिस ऐसे होगी तो साइटोकाइनेसिस ऐसे होगी। अगर कैरियोकाइनेसिस ऐसे होगी तो साइटोकाइनेसिस ऐसे होगी। ये दोनों एक दूसरे के जो है परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस, फिर समझ आएगा आपको। साइटोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ सेल और साइटोप्लाज्म, एज वी नो दैट। माइक्रोफिलामेंट, उसमें क्या था, माइक्रोट्यूब्यूल यूज हुई थी अपने सब यूनिट ट्यूब्यूलिन के साथ। तो इसमें क्या है, माइक्रोफिलामेंट इन्वॉल्व होगा साइटोकाइनेसिस में। और फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बाय इट्स सब यूनिट एक्टिन। वहाँ पर जो है ट्यूब्यूलिन यूज़ हुआ था एज ए सब यूनिट। किसका सब यूनिट, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। इसमें क्या होगा कि माइक्रोफिलामेंट का सब यूनिट एक्टिन है वो इन्वॉल्व होगा, और साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, और जो एक सेल है दो में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड्स किसके थ्रू, एक्टिन फिलामेंट के थ्रू। एक्टिन फिलामेंट किसका सब यूनिट है, माइक्रोफिलामेंट का। और क्या होगा, साइटोस्केलेटन। और माइक्रोफिलामेंट किसका है, साइटोस्केलेटन का। प्रोसीजर क्या है अब हम ये देखते हैं। एक्टिन सब यूनिट ऑफ माइक्रोफिलामेंट प्रेजेंट ऑन cortical portion of cytoplasm. They combine with each other and form a contractile ring. A furrow appear on center of cell, and then contractile ring put force on plasma membrane and it become deepest at both walls combined to each other. अब देखें ये क्या है, ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट साइड्स पे प्रेजेंट होते हैं बाउंड्री पर। ठीक है, तो ये आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करना शुरू करेंगे। जो ये कंबाइन करना शुरू करेंगे तो यहाँ पर क्या होगी, एक कंट्रेक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। जो ये एक कंट्रेक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी तो फिर ये जो दोनों जहाँ पे पोर्शन जहाँ पर एक्टिन सब यूनिट प्रेजेंट था, ये डीपेस्ट जाना शुरू हो जाएगा अंदर की तरफ। और इस तरह क्या होगा, सेल दो में डिवाइड हो जाएगा। अब इसको हम फर्दर अगेन डायग्राम से करते हैं। ये देखें, ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग है। एक्सप्लेनेशन, बोथ साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस आर परपेंडिकुलर ईच अदर। अब हमें पता है कि स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन ऐसे हुई थी तो साइटोकाइनेसिस ऐसे हुई है। ठीक है, ये कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन है। और जब ये दोनों आपस में मिक्स होना शुरू हो जाएंगे तो क्या होगा, सेल जो है वो दो में डिवाइड हो जाएगा। आज का हमारा टॉपिक इतना था। होप आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, देन आई विल क्लियर यू। और मेरा यूट्यूब चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बाकी को भी रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच।